गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अल्ताफ सर और आज हम लोग साइंस के टेस्ट सीरीज का छठे यानी 6th टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं और इससे पहले 5 टेस्ट का एनालिसिस किया जा चुका है और इनका वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले वो 5 टेस्ट जिसमें हमने लगभग 150 प्रश्न साइंस का कराया है उसको आप जाके देखिए, फिर इसमें आप जुड़िए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और हम लोग YouTube पर 2000 से ज्यादा साइंस के क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं और यह जो टेस्ट होता है क्वेश्चंस का संस्था में ऑफलाइन कराया जाता है। अगर आप भागलपुर से हैं तो आप अपना कंपटीशन क्लासेस में ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पता है लाल कोठी, आसानंदपुर, शीतला मंदिर के पास, भागलपुर। आप आके ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन कीजिए और यहां आप टेस्ट दे सकते हैं, उनसे पता चलेगा आप पढ़ क्या रहे हैं। तो हम लोग आज छठे टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग लगभग 5 टेस्ट का एनालिसिस कर चुके हैं। आप इसको भी देख सकते हैं जिसमें कि लगभग 150 प्रश्न का एनालिसिस किया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का एनालिसिस। तो आज के टेस्ट का जो पहला सवाल है वो है 149 नंबर से शुरू है। प्रति लीटर विलयन में यानी प्रति लीटर विलयन में घुले विलय के ग्राम तुल्यांक मोलों की संख्या को द्रव्य कहते हैं। यानी प्रति लीटर विलयन में घुले विलय के ग्राम तुल्यांक यानी इक्विवेलेंट वेट है ना, ग्राम तुल्यांक के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डैश इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर। तो ये आपका क्या है? ये डिफिनेशन है किसका? नॉर्मलिटी का। किसका डिफिनेशन है आपका? नॉर्मलिटी का। ग्राम तुल्यांक यानी ग्राम इक्विवेलेंट मोल ऑफ सॉल्यूट किसका है? तो ये आपका नॉर्मलिटी का। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? नॉर्मलिटी। ये डायरेक्ट आपका डिफिनेशन दिया गया, इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये आपका मोलरिटी है, तो ये नहीं हो, मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, तो ये सब अलग है। ये डिफिनेशन से ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे। अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। इकोलॉजी यानी इकोलॉजी शब्द किस वर्ष दिया गया? इन विच ईयर वाज द वर्ड इकोलॉजी गिवन? यानी इकोलॉजी शब्द कब दिया गया है? तो देखिए इकोलॉजी शब्द कब दिया और किसने दिया? याद रखिएगा 1869 ईस्वी में जो इकोलॉजी शब्द है वो दिया गया था। और किसके दिया गया था? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था 1869 में इकोलॉजी। आप पढ़ते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो ये आपका इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी जो है उस शब्द को देने वाला कौन था? तो अर्नेस्ट हैकल। कब दिया था? 1869। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1801। ये भी नहीं, 1892 नहीं है, 1869 सही है, 1835 आपका नहीं होगा। तो क्या होगा? 1869। अगले सवाल पे चलते हैं। विटामिन की कहानी बहुत पहले की है, यानी पूछा गया है कि विटामिन की कहानी कब की है, विटामिन कब से लोग जानते हैं और विटामिन से क्या किया। तो देखिए यहां पे ऑप्शन दिया है द स्टोरी ऑफ विटामिन डेट्स बैक टू, पिछले साल मतलब पहले कब की है विटामिन का। तो देखिए विटामिन के बारे में अगर बात किया जाए कि विटामिन एक रसायन है और इस रसायन के बारे में जो जानकारी है वो 20वीं सदी में कब मिला था? 20वीं सदी में मिला है। 20वीं सदी में क्या हुआ आपका? मिला है। लेकिन विटामिन से जो रोग होता था यानी विटामिन के कमी से जो बीमारी होता था वो बहुत पहले से कहीं ना कहीं हो रहा है। तो विटामिन लोग रसायन जानता नहीं था लेकिन इसके कमी से होता था और बहुत पहले से हो रहा है। तो सबसे इसमें जो आपका ज्यादा है वो आपका 15। तो कब से आपका? 15वीं शताब्दी से कहीं ना कहीं, ऐसे इसका 20वीं शताब्दी में विटामिन को कहीं ना कहीं खोजा गया। तो आप क्या मार दीजिएगा? 15वीं शताब्दी। अगला सवाल। उत्प्लावक यानी उत्प्लावक बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? उत्प्लावक बल, है ना। बियॉन्ड फोर्स डिपेंड ऑन। तो उत्प्लावक बल का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए एफ बी बराबर रॉ भी और जी। तो ये आपका क्या होता है? तो ये आपका
ये है आपका द्रव का घनत्व। द्रव का घनत्व। भी क्या है आपका? वॉल्यूम यानी आयतन हो गया। और जी क्या है आपका? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। तो अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? तो देख लीजिए, ये आपका द्रव के घनत्व पर डिपेंड करता है, आयतन पे डिपेंड करता है और गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है। तो किस पर डिपेंड करेगा? तो देखिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है? द्रव का घनत्व। ऑप्शन देखते हैं। द्रव के रंग पर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। द्रव की गहराई पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। द्रव के भार पर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। तो किस पे डिपेंड करता है? द्रव के घनत्व पे। ये कैसे पता चला? इस फॉर्मूला से, यानी उत्प्लावन बल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसमें कि द्रव का घनत्व आता है। किस पे डिपेंड करता है? द्रव के घनत्व पे। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया से कृषि अवशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन मल, जैसे गाय का गोबर हो गया, सब्जी अवशिष्ट हो गया, पशु कचरा हो गया यानी घरेलू अवशिष्ट हो गया, सीवेज नाले का अवशिष्ट हो गया, पुलाल हो गया, मिटाए गए खरपतवार आदि को गड्ढे में विघटित किया जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है। यानी इन सब को विघटित किया जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? कंपोजिट। यानी क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्या किया जाता है? कंपोजिट यानी खाद बनाया जाता है। क्या हो जाएगा? कंपोजिटिंग यानी खाद इससे क्या होता है? बनाया जाता है। इन सबको जमीन के गड्ढे में गाड़ दिया जाता है और ये क्या हो जाता है? आपका खाद बन जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? कंपोजिटिंग कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? निम्न में से किस जीव में मनुष्य की तुलना में कम गुणसूत्र होते हैं? यानी मनुष्य में गुणसूत्र, अंग्रेजी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज लोअर क्रोमोसोम नंबर देन ह्यूमंस? यानी इंसान से, मनुष्य से गुणसूत्र किसमें कम होता है? तो देखिए मनुष्य में कितना होता है? तो मनुष्य में होता है आपका 23 जोड़ा, यानी आपका कितना होता है? 46। कितना गुणसूत्र होता है? 46। तो आपसे क्या पूछा है कि 46 से कम, 46 से कम किसका होगा? तो यहां पे आपका दिया किया गया है गेहूं। गेहूं, गेहूं में गुणसूत्र कितना होता है? तो याद रखिएगा 42। कितना होता है आपका? 42 होता है। आपका है आलू, आलू में गुणसूत्र कितना आपका? 48। अनानस में कितना होता है? अनानस में आपका होता है 50। और आपका अगला है गोरिल्ला, तो गोरिल्ला में कितना होता है? गोरिल्ला में होता है 48। यानी अब 46 से कम कौन सा है? तो 46 से कम आपका कौन सा है? गेहूं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गेहूं। ये आपको याद रहना चाहिए कि गुणसूत्र की संख्या किसमें होता है कम? तो आपका गेहूं में, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? तत्वों की द्रव्यमान संख्या। तत्वों की द्रव्यमान संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होती है, लेकिन परमाणु संख्या नहीं, यानी परमाणु संहिता नहीं। यह इसके अस्तित्व के कारण होता है। किसके अस्तित्व के कारण ऐसा होता है? अंग्रेजी देखते हैं। मास नंबर ऑफ एलिमेंट आर ऑलवेज होल नंबर बट एटॉमिक masses आर नॉट। दिस इज हैपेंस बिकॉज ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस। तो ये किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है आइसोटॉप यानी समस्थानिक। किसके कारण होता है? ये आपका समस्थानिक के कारण होता है। तो याद रखिएगा आइसोटॉप, इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। किसके कारण होता है? समस्थानिक। देखिए समदाब, समदाब रेखा कहां चलता है? ज्योग्राफी में। ये तो आपका होगा नहीं। समावीय, आइसोमर, ये भी आपका नहीं होगा। अपरूप, ये भी आपका, तो क्या हो जाएगा आपका? समस्थानिक हो जाएगा। अगला क्या है? हम जो फिल्म देखते हैं, हम कोई अगर फिल्म देखते हैं तो वे वास्तव में उचित क्रम में कई अलग अलग चित्र हैं। यानी जो हम लोग फिल्म देखते हैं वो चित्र है बहुत सारा, बार बार आते रहता है। वे आमतौर पर प्रति सेकंड 10 चित्रों की दर से आंखों के सामने गुजरते हैं। यानी प्रति सेकंड कितना चित्र आता है? यानी आप जो पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वो एक तरह का फोटो है और 1 सेकंड में कितना फोटो मिल करके आपके सामने आता है, जो आपको कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखता है, ठीक है। यानी वो फोटो है जो चल रहा होता है, जो आप देखते हैं मूवी में। तो कितना सेकंड में चलता है? 1 सेकंड में कितना फोटो चलता है, वही पूछा गया है। द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली ए नंबर ऑफ सेपरेटेड पिक्चर इन प्रॉपर सीक्वेंस। दे आर मेड to move across the eye usually at the rate of dash picture per second। तो कितना होता है? तो याद रखिएगा
16 से 24 पिक्चर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 16 से लेकर 24 पिक्चर्स तक कहीं ना कहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 12, तो 12 नहीं होता है, 6 भी नहीं, 14 भी नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका 24। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी का कारण क्या है। रतौंधी एक फेमस बीमारी है, किसके कारण होता है, तो रतौंधी किसके कारण, तो याद रखिएगा विटामिन ए। रतौंधी किसके कारण होता है, तो विटामिन ए के कमी के कारण होता है। तो इसमें देखते हैं जल का कम सेवन, जल से नहीं होता है। पिनियल ग्रंथि का अति स्त्रावन, इससे भी नहीं होता है, यानी विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखिएगा। एक्स गुणसूत्र द्वारा, ये भी जनित रोग नहीं है, यानी विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, बहुत फेमस बीमारी है, आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, एक वस्तु का भार कितना है, 10 केजी है। पृथ्वी के संबंध में इसका वजन कितना होगा। भार 10 केजी है, आपसे क्या पूछा गया है, वजन पूछा गया है, तो इसका वेट क्या होगा, ठीक है, तो इसका वेट क्या होगा, तो मास आपको दिया गया है, तो वेट बराबर फॉर्मूला होता है mg। क्या होता है वेट बराबर आपका फॉर्मूला mg। आपको मास दिया गया है, मास कितना है आपका 10 केजी, कितना मास दिया हुआ है 10 केजी, और g जो है आपका ये क्या है, तो g है आपका गुरुत्वीय त्वरण। क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण है जी, जिसका मान कितना होता है, तो जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल गया आपका, देखिए 10 से अगर गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 98 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं न्यूटन। तो 98 न्यूटन कितना हो जाएगा आपका 98, यानी वेट कितना हो जाएगा 98 न्यूटन वेट हो जाएगा। तो ये आपका रहा आंसर, याद रखिएगा। इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं, और आपको m भी दिया हुआ है कितना 10 केजी, ये मास भार दिया हुआ है किसी का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक का एक प्रमुख कारण, यानी जल प्रदूषक का एक प्रमुख कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कह सकते हैं कौन सा स्रोत है, जल को कौन प्रदूषित करता है। सीवेज, नाला का कचरा बिल्कुल करता है। उद्योग और सीवेज दोनों करता है। ऑटोमोबाइल तो नहीं करता है, उद्योग करता है, बिल्कुल करता है। सीवेज उद्योग भी दोनों करता है, और यहाँ पे उद्योग सीवेज दोनों दिया है, तो इसलिए ये दोनों भी होगा। लेकिन जब दोनों एक में दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा बी, बोथ इंडस्ट्रीज एंड सीवेज। ये दोनों कहीं ना कहीं पानी को क्या करता है, जल को प्रदूषित करता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है सिलिकॉन लौह की फेरिटिक मिश्र धातु को डैश कहते हैं, यानी आपसे पूछा गया है कि सिलिकॉन प्लस लोहा यानी Fe, इसके मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ट्रांसफार्मर, क्या कहा जाता है, ट्रांसफार्मर इस्पात, क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर इस्पात कहा जाता है। और यहां दिया हुआ है पीतल, आपका पीतल क्या है, पीतल कैसे बनता है आपका, तो पीतल बनता है कॉपर प्लस जिंक। किसे बनता है, कॉपर प्लस जिंक। और इस्पात तो खुद ही कहीं ना कहीं क्या है, लोहा है, ठीक है। कोर किसी भी चीज के अंदर का, यानी इंटरनल जो भाग होता है उसी को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या बनता है, ट्रांसफार्मर इस्पात। क्या बनाया जाता है, सिलिकॉन और लोहा का ट्रांसफार्मर इस्पात बनाया जाता है, याद रखिएगा। पीतल कैसे बनता है, कॉपर और जिंक से बनता है। अगला सवाल, अस्पर्धा यानी कंपटीशन। स्पर्धा अन्योन्य क्रिया निम्न के लिए हो सकती है, किसके लिए कंपटीशन हो सकती है। द कंपटीशन इंटरेक्शन कैन अकर फॉर, यानी किसके लिए कंपटीशन हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया, आश्रय, रहने के लिए हो सकता है, घर के लिए बिल्कुल हो सकता है, पानी के लिए हो सकता है, खाना के लिए हो सकता है। यानी पृथ्वी पर जो भी चीज सीमित है उन सब के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है। यानी क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर जो भी सीमित है, जो भी क्या है आपका सीमित है,
इन सब के लिए क्या हो सकता है? प्रतिस्पर्धा हो सकता है या स्पर्धा हो सकता है, याद रखिएगा। तो इसमें तीनों के लिए स्पर्धा, आस रहने के लिए हो सकता है, पानी के लिए, खाने के लिए, तो तीनों किसमें सही है? 2 और 3 नहीं, 1 और 2 ये भी नहीं होगा, 1 3 ये भी नहीं, 1 2 3, यानी तीनों के लिए कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा हो सकता है, जो भी चीज सीमित होता है, याद रखिएगा। अगला है अमीबा। अमीबा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है। अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है आपका? एक कोशिकीय जीव है। पहले अमीबा को जानते हैं। अमीबा क्या है आपका? एक कोशिकीय जीव है और ये यूकैरियोटिक, कौन सा कोशिका है आपका? यूकैरियोटिक, याद रखिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक मतलब जिनमें पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है कोशिकांग, यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। और ये आपका अमीबा क्या होता है? तो ये प्रोटोजोवा, क्या होता है आपका? प्रोटोजोवा होता है, ठीक है। तो ये प्रोटोजोवा परिवार का हिस्सा है अमीबा आपका कहीं ना कहीं। तो अमीबा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है? प्रोटोजोवा, याद रखिएगा। अगला बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की कोशिकाओं का एक प्रकार है? यानी पूछा गया मानव शरीर की कौन से कोशिका है, इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है आपको, तंत्रिका कोशिका, रुधिर कोशिका, अंडाणु। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? यानी मानव का कौन सा कोशिकांग हो सकता है? तो मानव शरीर का, तो देखिए तंत्रिका कोशिका बिल्कुल होता है, रुधिर कोशिका आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं वो भी बिल्कुल होता है आपका, अंडाणु ये भी होता है कहीं ना कहीं। तो ये तीनों क्या है आपका? मानव शरीर के कोशिका का भाग है या एक प्रकार है। तो तीनों सही होगा, 2 और 3 सही है, बिल्कुल गलत 1 2 3, यानी इसमें क्या है आपका? तीनों सही है। तो ये तीनों क्या है आपका? कोशिका का प्रकार है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसमें कोई जीवित रोगाणु नहीं है? यानी जीवित रोगाणु कहां नहीं पाया जाता है, यानी जिंदा रोगाणु कहां नहीं है? तो अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है, तो यहां पे रोगाणु भी नहीं होगा। धूल में होता है रोगाणु, याद रखिएगा, पानी में भी होता है, वायु में भी होता है। तो अंतरिक्ष में रोगाणु, जीवित रोगाणु नहीं होता है, याद रखिएगा, वहां कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है पूरी तरह से, वहां ऑक्सीजन है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? विटामिन ए की कमी से होने वाले, एक और क्वेश्चन पूछा गया था पहले, विटामिन ए, वहां क्या पूछा गया था? रतौंधी, यानी किसके कमी से होता है? यहां पूछा गया है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। अभी जस्ट आपको बताए थे। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज कॉजेज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन है, एक लोहे के चम्मच पर चांदी के विद्युत लेपन के दौरान, यानी अंग्रेजी है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर ऑन एन आयरन स्पून, यानी बोला गया है एक लोहा का चम्मच है। किसका चम्मच है? एक लोहा का चम्मच है। लोहा का क्या है आपका? चम्मच है, और इस चम्मच पर क्या करना है? चांदी का लेप चढ़ाना है। किसका लेप चढ़ाना है? चांदी का लेप चढ़ाना है। कैसे चढ़ाया जाता है चांदी का लेप, और इसमें होता क्या है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए चांदी का लेप कैसे चढ़ाया जाता है। ये दो अलग अलग क्या है आपका? धातु है कहीं ना कहीं, लोहा और चांदी, ठीक है। तो लोहा और चांदी क्या करते हैं? इन दोनों को क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या होता है कि इसको एनोड और कैथोड में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? एनोड और कैथोड में। जैसे कि यहां पे लोहा को किसमें बदला जाएगा? कैथोड, और इसको किसमें बदला जाएगा? आपका एनोड में बदला जाएगा। तो एनोड और कैथोड में, और इससे क्या होता है कि एनोड से कहां जाएगा? आपका कैथोड पर जाकर के जमा होने लगेगा कौन? चांदी, और ये चांदी का लेप किस पर चढ़ जाएगा? आपका लोहे के चम्मच पर चढ़ेगा, जिससे कि लोहे का चम्मच का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कैथोड का भार क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाता है, क्योंकि चांदी इस पर आकर के क्या होने लगता है? आपका जमा, यानी चांदी एनोड से कैथोड पे होकर के क्या होने लगेगा? आपका जमा होने लगेगा, जिस कारण से चांदी का यानी लोहे का जो चम्मच है कैथोड, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। कैथोड का
कैथोड का द्रव्यमान क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है, तो बिल्कुल बढ़ जाता है, याद रखिएगा। कैथोड का द्रव्यमान घट जाता है, नहीं घटता है। एनोड का द्रव्यमान बढ़ जाता है, नहीं, एनोड का घट जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट का सांद्रण बढ़ जाता है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, कैथोड का द्रव्यमान बढ़ जाता है, क्योंकि कैथोड हम लोग बनाते हैं लोहे के चम्मच पे, तभी तो जाके एनोड से जमा होगा। तो इस पे क्या हो जाता है आपका, जमा होता है चांदी, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, कौन सा डाइऑक्साइड पौधों के पुष्प प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है? यानी कौन सा डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड नुकसान पहुंचाता है? बिल्कुल नहीं पहुंचाता है, रहता ही है कार्बन डाइऑक्साइड, पौधा के लिए बहुत उपयोगी है। सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल ये पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये केमिकल्स क्या है, पेड़ पौधे के लिए बहुत नुकसान। ये वर्षा अगर सल्फर डाइऑक्साइड वाला होगा, उससे भी क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है। नाइट्राइट डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पौधे के लिए जरूरी है, तो इससे भी नुकसान नहीं होता है। मैग्नीशियम, ये भी पौधे के लिए जरूरी है, इससे भी नुकसान नहीं होता है। तो कौन सा हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड पुष्प प्रक्रिया को क्या करता है, नुकसान करता है। ठीक है। इसी को एसिड रेन जब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एसिड रेन। एसिड रेन में भी क्या होता है, यही आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है कहीं ना कहीं ये नुकसान करता है, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। पीतल किस प्रकार का मिश्रण है? पीतल किस प्रकार का मिश्रण है? तो पीतल देखिए, पीतल किससे बना होता है? पीतल आपका किससे बना होता है? तो पीतल बना होता है कॉपर प्लस जिंक, और ये दोनों ठोस है, ये भी ठोस है आपका, और ये भी आपका क्या है, ठोस है। तो ये ठोस ठोस का मिश्रण है। तरल तरल का मिश्रण है? बिल्कुल नहीं। ठोस तरल का नहीं है। गैस तरल का? बिल्कुल नहीं। ठोस और ठोस का, क्योंकि कॉपर भी ठोस होता है और जिंक भी ठोस होता है, और दोनों का ये क्या है, आपका मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः डैश होता है? दिन का अधिकतम तापमान, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली, यानी दिन का तापमान कब सबसे अधिक होता है? तो कब होता है, सूर्य के अस्त डूबने के समय तो नहीं होगा, जब सूर्य उदय होता है उस समय भी नहीं होगा, शाम में भी नहीं, यानी दोपहर के समय क्या होता है, सबसे अधिक होता है गर्मी, टेम्परेचर हाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी का उदाहरण है? यानी वैसा जीव की बात करें, ऑटोट्रॉपिक, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप, यानी ऑटोट्रॉपिक, स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो। कौन कौन है? कुत्ता अपना भोजन स्वयं बनाता है? बिल्कुल नहीं बनाता, खा लेता है दूसरे का। शैवाल, बिल्कुल, शैवाल अपना भोजन बनाता है। अपना भोजन कौन कौन बनाता है? तो देखिए, ऑटोट्रॉपिक यानी स्वपोषी कौन कौन है आपका? पेड़ पौधा, पेड़ व पौधा, शैवाल, ये क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, याद रखिएगा, पेड़ पौधा और शैवाल। मनुष्य नहीं बनाता है पेड़ पौधा, बिल्ली ये भी नहीं बनाता है, यानी शैवाल क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी वो क्या है, स्वपोषी। आगे बात करते हैं, सूंघने वाले संकेतक, सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में परिवर्तन को दर्शाता है। सूंघने वाला, सूंघने वाला क्या करता है, रसायन अवस्था है? बिल्कुल नहीं। भौतिक अवस्था नहीं, गंध। सूंघने वाला संकेतक क्या, गंध को सूंघता है, रंग को कुछ नहीं करता, सूंघने वाला गंध को सूंघेगा। अगला क्या है, मानव शरीर के लिए विटामिन और खनिजों का होना क्यों आवश्यक? मानव, हमारे शरीर में विटामिन और खनिज क्यों जरूरी है? क्या करता है विटामिन और खनिज? तो विटामिन खनिज क्या करता है, ये शरीर को मदद करता है रासायनिक क्रिया करने में, कहीं ना कहीं क्या करता है, शरीर को रासायनिक क्रिया करने में ये क्या करेगा, मदद करता है। विटामिन और मिनरल्स शरीर में बीमारी से बचाता है, यानी रासायनिक क्रिया अगर सही से होगा, यानी उपापचय क्रिया सही से होगा, पाचन क्रिया सही से होगा, तो बीमारी कोई भी नहीं होगा। तो इसलिए देखते हैं इसका क्या क्या ऑप्शंस है। वे शरीर को ऊर्जा, ऊर्जा नहीं देता है। ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये क्या करता है, ऊर्जा देता है, विटामिन। वे शरीर के अंग को अलग अलग नहीं करता है। वे शरीर को गर्मी से दूर करता है, गर्मी से भी दूर नहीं करता है। अगला क्या है, वे उपापचय प्रतिक्रियाओं को पूरा करने में, यानी मेटाबॉलिज्म, तो ये आपका कहीं ना कहीं रासायनिक क्रिया करने में क्या करता है, मदद करता है। कौन, आपका विटामिन और मिनरल्स, याद रखिएगा। अगला क्या है, समामेलन, समामेलन प्रक्रिया, समामेलन प्रक्रिया का उपयोग निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने के लिए किया जाता है? द अमलगमेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू ऑब्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, किस मेटल को प्राप्त करने के लिए समामेलन का प्रक्रिया। अब देखिए, इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए समामेलन क्या होता है।
समामेलन प्रक्रिया। ये समामेलन प्रक्रिया क्या है? तो समामेलन प्रक्रिया का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? धातु को शुद्ध करने के लिए। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि कुछ धातु को क्या करते हैं? पारा में मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं? पारा। पारा मतलब Hg। Hg में उसको घोल लेते हैं और घोलने के बाद क्या होता है? उसको अलग अलग कर सकते हैं आप कहीं ना कहीं। तो इसमें कौन से धातु को? सोना को करते हैं, चांदी को करते हैं, या इस तरह के धातु को हम लोग क्या करते हैं? अलग करते हैं या शुद्ध करते हैं। तो अमलगम बनाकर, क्या बनाकर के शुद्ध करते हैं? अमलगम बनता है। जब ये घोल बन जाएगा Hg और सोना का या चांदी का, तो उसको अमलगम कहते हैं। और इससे हम लोग अलग शुद्ध कर सकते हैं सोना को या चांदी को, इस तरह का। तो कौन सा हो जाएगा यहां पे आपका? चांदी। किसको करते हैं? चांदी को अलग करते हैं, याद रखिएगा। अगला है सवाल, माइटोसिस शब्द का परिचय किसने दिया था? माइटोसिस शब्द का परिचय किसने दिया था? तो याद रखिएगा, माइटोसिस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। माइटोसिस जो शब्द है, इस शब्द का परिचय कब दिया था? यह भी आ सकता है। तो कब दिया था? 1882 में दिया था। कौन दिया था आपका? तो याद रखिएगा, फ्लेमिंग। कौन दिया था आपका? फ्लेमिंग ने। कौन दिया है? फ्लेमिंग ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट फ्लेमिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है परागकण। परागकण की जनन कोशिका विभाजित होती है, यानी परागकण का जनन कोशिका विभाजित होता है किस तरह से? तो याद रखिएगा, परागकण। परागकण अंग्रेजी में देख लेते हैं। द जेनरेटिव सेल्स ऑफ द पोलन ग्रेन इज फॉर्म्ड बाय डिवीजन, है ना। मीटोसिस यानी क्या बोला गया? परागकण की कोशिका विभाजित होकर क्या बनती है? तो ये जो परागकण है, इसका जो कोशिका होता है समसूत्री। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि दो कोशिका में बढ़ जाता है। दो कोशिका में क्या हो जाता है आपका? कोशिका में बढ़ जाता है। और इसी में आपका दो नर युग्मक क्या बन जाता है? दो नर युग्मक बन जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दो नर युग्मक विभाजित होकर क्या हो जाता है? दो नर युग्मक में क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। समसूत्री, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे आलू कुल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे आलू कुल कहा जाता है? कुल मतलब होता है परिवार, यानी आलू का परिवार किसे कहा जाता है? आलू का परिवार। यानी अब देखिए, इसमें आपका बहुत सारा चीज दिया गया है। लिली एसी, क्या दिया गया है आपका? लिली एसी। लिली एसी ये क्या है आपका? ये फूलों के पौधों का परिवार है। फूलों के पौधों का क्या है? ये आपका परिवार है, याद रखिएगा। पहला ए नंबर वाला। बी नंबर क्या है आपका? ब्रेसिसिको, ब्रेसिसिसेकी, ये क्या है आपका? ये भी आपका क्या है? परिवार है। ये भी क्या है? पौधों का। ये भी आप कह सकते हो कि ये भी पौधों का परिवार है। और ये किस पौधों का परिवार है? तो याद रखिएगा, सरसों, राई आदि का क्या है? ये आपका परिवार है। अगला है आपका सी नंबर वाला, फाबेसी। ये किसका परिवार है? ये आपका चना, मटर, मूंग, मसूर etc, इन सब का ये क्या है? आपका परिवार है। और लास्ट दिया है आपका डी नंबर में सोलेनेसी। ये सोलेनेसी किसका? आलू किसका परिवार है आपका? आलू का, टमाटर का, मिर्च का, इन सब का ये क्या है? आपका परिवार है। तो आपसे पूछा गया आलू का परिवार कौन है? तो याद रखिएगा, आलू का परिवार कौन हो गया आपका? सोलेनेसी। सोलेनेसी क्या है आपका? आलू का परिवार है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषक के कारण होता है, किसके कारण होता है जल प्रदूषक? वनीकरण, वन काटने से जल प्रदूषक, तो इसका कोई मतलब नहीं। भंग, ऑक्सीजन, जीवाश्म ईंधन, भारी धातु, यानी जब आप भारी धातु जल में फेंक देते हैं तो वो गलता नहीं है, खत्म नहीं होता है, और वो जल में मौजूद होकर के क्या हो जाता है? प्रदूषण बन जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका? भारी धातु। अगला है बाहरी झिल्ली जो फेफड़े को ढकती है, यानी फेफड़े का बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पिल्यूरा। क्या कहा जाता है? पिल्यूरा कहा जाता है। तो पिल्यूरा मतलब फुफ्फुस आवरण, क्या कहते हैं उसको? पिल्यूरा। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, फुफ्फुस आवरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? किसी तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या, अब देखिए ये क्या है? किसी भी तत्व का
जो परमाणु संख्या है वो किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है? आपका बराबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है? बराबर, यानी सी नंबर क्या हो गया आपका आंसर। तो आज का जो टेस्ट का था वो यहीं तक सवाल था। अगले टेस्ट में हम लोग कहीं ना कहीं जानेंगे आगे का। अगला जो टेस्ट है उसमें हम लोग 170 यानी 180 से लेकर के आगे लगभग 210 क्वेश्चन तक हम लोग कहीं ना कहीं करने वाले हैं एनालिसिस। और ये टेस्ट जो होगा आपका वो टेस्ट 7। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और लगभग 2000 प्रश्न का हम लोग क्या करेंगे? एनालिसिस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको कहीं ना कहीं 2000 प्रश्न करना है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डेली मिलता रहेगा सेट, यानी आपको क्वेश्चंस से डेली आप रूबरू होते रहेंगे। अगर आपको ये टेस्ट देना है, अगर आप देना चाहते हैं तो ऑफलाइन में ये टेस्ट चल रहा है अपना कंपटीशन क्लासेस भागलपुर में, और इसका पता है लाल कोठी आसानंदपुर शीतला मंदिर के पास। आके ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर आप कहीं ना कहीं ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। और हर एक एग्जाम का यहाँ पे टेस्ट चलाया जाता है, हर एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चलाया जाता है, और यहाँ पे हर एक टॉपिक या चैप्टर वाइज भी टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। आपको जिस तरह का टेस्ट चाहिए वो सभी टेस्ट अपना कंपटीशन क्लासेस में मिल जाएगा। अगर आपको फाउंडेशन या टारगेट कोर्स करना है किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो उनकी भी तैयारी फुल्ली कराई जाती है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपना कंपटीशन क्लास से जुड़ सकते हैं, और यहां आपका पूरा कंप्लीटली कोर्स प्लस में टेस्ट और डिस्कशन, ये सारा चीज कहीं ना कहीं कंप्लीटली कर सकते हैं। तो हम लोग अगले मिलेंगे टेस्ट के एनालिसिस में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।